डॉक्टर झा, एक सामान्य तौर पर बता दीजिए, जैसे विटामिन डी की बात हो रही है, कैल्शियम की बात हो रही है, और कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी और किस फॉर्म में, या कौन से सोर्सेज होंगे जिनसे वो लिए जा सकते हैं? अभी भी नेचुरल सोर्सेज सबसे अच्छा तरीका है कैल्शियम और विटामिन डी लेने का। विटामिन डी बच्चे से ही लोग जानते हैं कि विटामिन डी को सन का एक्सपोजर होना ज़रूरी है। मुझे लगता है इस पर थोड़ी सी हमें चर्चा करनी चाहिए कि विटामिन डी नेचुरल सोर्स में सन से कैसे लेना चाहिए। आपको जिन 10 से 2 के बीच में इवन एक्सीडेंटल एक्सपोजर, थोड़ा सा भी एक्सपोजर हो जाता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं 10 से 15 मिनट। ये बोलना बड़ा अजीब लग रहा है कि 15 मिनट 10 से 2, लेकिन अगर देखा जाए तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस, हम लोग इतने क्लोज रूम ऑफिस में रहने लगे हैं, तो ये अगर 2 से 3 दिन होता है और आपका 10 से 15%, तो फेस, हैंड्स और फीट अगर एक्सपोज्ड है आपका 10 से 15 मिनट, तो आपको विटामिन डी सफिशिएंट मात्रा में आराम से मिल सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि जनरली लोग ऑफिस में या स्कूल्स में बाहर निकलते नहीं हैं, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसके कारण उतनी सफिशिएंट विटामिन डी नहीं मिल पाती है, तब आपको सप्लीमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे देश में फोर्टिफिकेशंस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के नहीं हैं, वो एक अलग कारण है हमारे विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का। लेकिन इन जनरल अगर आप नॉर्मल 50-60s के लाइफस्टाइल स्कूल और अगर आप रखें तो शायद विटामिन डी मिल सकती है। लेकिन शायद इस मॉडर्न सेंचुरी में ऑफिस क्लोज प्लस बिल्डिंग्स एक के ऊपर बन गई हैं, तो सन नहीं आ पाता घरों में, इसके कारण तब आपको सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप चाहें तो नेचुरल फॉर्म पे विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। अगर ना ले पाए तो विटामिन डी को आपको टैबलेट्स की जरूरत पड़ सकती है। और कैल्शियम की कितनी क्वांटिटी होगी, किस तरह से आएगा? मिल्क की अगर बात होती है तो कितनी क्वांटिटी में एक दिन में लिया जा सकता है? देखिए, टोटल अगर आप मिल्क स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन अगर 300 से 500 ml मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दही, दूध या पनीर ले, तो आपको एक सफिशिएंट अराउंड 500 आयु कैल्शियम भी 500 मिलीग्राम के आसपास मिल सकता है, प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो बात मैं हमेशा बोलता हूं कि आप बोन हेल्थ के बारे में ना सोचें, आईज हेल्थ के बारे में, किडनी हेल्थ के बारे में सोचिए। आप जनरल डाइट बहुत रिकमेंडेशन है। आप बोन हेल्थ को ध्यान देते देते आपने आपको डायबिटीज क्रिएट कर लिया तो वो भी सही नहीं होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बैक टू बेसिक्स, जो कि हमारी ICMR रिकमेंडेशन है डाइट की, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर आप देखिए, हमारे देश में जनसंख्या वेजिटेरियन ज्यादा है, इसलिए आपको मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स खाएं तो विटामिन डी एंड कैल्शियम आपको मिल सकते हैं। अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, सन का एक्सपोजर नहीं है, तो विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जी, इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल अहमदाबाद से विनोद मेहता जी हैं फोन लाइन पर। विनोद जी, आपका स्वागत। क्या जानना चाह रहे हैं आप? It's about osteoporosis detected in my wife bones. Okay. She is 65 and little overweight. She is 5 feet 4 inch and 82 kg weight. It's a pain in the right foot last 3 weeks. Okay. Particularly near the toe. And for that the orthopedic has suggested some exercises called IFT and some SWD. Okay. This was done for about 14 days. There has been some relief on that. So how long we should continue, that is one part. She has been daily taking a walk of about 1.5 to 2 kilometers daily. And we are staying on the top floor, so we have to go 2 stairs up and down. Right. So that's not the problem. She would like to continue on that. Only thing, the pain should be minimized. That is all we are looking for. And she is 65, so what other precautions we should take? Right. Dr. Yadav. बेसिकली शॉर्ट वेव डायथर्मी 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और शॉर्ट वेव डायथर्मी का रोल केवल जस्ट सिम्टोमेटिक पेन को ख़त्म करने के लिए है। और दूसरी बात, शॉर्ट वेव डायथर्मी ज़्यादा लेने से ऑस्टियोपोरोसिस को इनवाइट करता है। जहाँ तक IFT की बात है, IFT मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है और उसको आप थोड़ा सा और भी ज़्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पेन कंट्रोल में आ जाता है, उसके बाद वॉक, जो कि बेस्ट एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद बैक की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कि आपने अभी देखा था, सारा हमारे फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे। तो वो आप तो वॉक और एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग ही कंटिन्यू करना है। जी, एक और बात जिस पर ज़रा सी और चर्चा हम कर लें, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हुई, डॉक्टर झा ने बड़े विस्तार से हमें समझाया कि कितना दूध और कितना पनीर ज़रूर खाना है, लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत से युवाओं को दूध अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो उसमें कुछ ना कुछ मिला लिया जाता है। हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरह की चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं। क्या दूध न पीना कैल्शियम की कमी को बढ़ाएगा या कुछ और भी तरीका है इसका?
डेफिनेटली डेयरी प्रोडक्ट्स बेस्ट सोर्स हैं कैल्शियम के लिए हमारे देश में। पर जैसे कि कुछ लोग हैं जिनको दूध पसंद नहीं है, तो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, टोफू जो वेजिटेरियंस हैं, इट्स अ सोया प्रोडक्ट। और सोया मिल्क के बारे में? सोया मिल्क अगेन इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो सोया मिल्क भी एक सोर्स हो सकता है जो कि आपको कैल्शियम दे सकता है। हमने डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं जो बहुत अच्छी हैं। ब्रोकली इज़ अ वेरी गुड सोर्स जी, जो हम लोग नहीं लेते, या सर्दी में मिलता है पर लोग उसके का ज्ञान नहीं है। तो भिंडी में ओकरा जो कि हम गर्मी में खाते हैं, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये सब चीज़ें अगर डाइट में ली जाए डेयरी तो प्रोडक्ट्स के बारे में और खासकर दूध के बारे में कहा जाता है कि बच्चों को तो पीने की जरूरत होती है, उसके बाद जब बड़े हो जाए तो फिर दूध से कोई फायदा नहीं होता। ये जरा थोड़ा सा इस बात को जरा स्पष्ट कर दें। ये कथन आई डोंट थिंक ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सत्य तो नहीं है, क्योंकि कैल्शियम जो आपको एक अच्छे हेल्दी माध्यम से मिल रहा है, और मैं डॉक्टर झा की बात को बिल्कुल इंडोर्स करूंगी, जो कैल्शियम आप डाइट से लेते हैं वो बेस्ट सोर्स है कैल्शियम का, इन कंपैरिजन टू कि आप कोई टैबलेट्स ले रहे हैं, चाहे वो एक अच्छी कंपनी की हो या कैल्शियम कार्बोनेट लें। जो आपको नेचुरल सोर्सेस से कैल्शियम मिलेगा उसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती जो आपको एक सिंथेटिक या सप्लीमेंट से मिल रही है। तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है कि आपको बचपन में ही दूध की ज़रूरत है या आपकी हाइट बढ़ गई उसके बाद दूध के लिए नो। एब्सोल्युटली मिल्क इज़ फॉर ऑल एजेस जी, राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू योर ओल्ड एज। तो मिल्क का तो कोई डाउट ही नहीं है कि इट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। राइट। डॉक्टर यादव, एक बार किसी को बीमारी हो गई मान लीजिए या फ्रैक्चर हो गया, ऐसे में बहुत सी एक्सपेंसिव मेडिसिन्स हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, और दूसरा ऑप्शन हुआ सर्जरी। तो दोनों ही केसेस में देखें, पहला ये कि क्या एक्सपेंसिव ड्रग यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, और जब आप सर्जरी करते हैं दूसरे पेशेंट्स में तो किस तरह की दिक्कतें आपको आती हैं एज अ सर्जन? हाँ, जहाँ तक एक्सपेंसिव ड्रग का सवाल है, बहुत से ऐसे ड्रग हैं, बहुत ही डॉक्टर झा ने बताया, बहुत ही सस्ते और इफ़ेक्टिव ड्रग वो रूटीनली हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सपेंसिव ड्रग का फिर यहाँ मिसयूज़ होता है मार्केट में, दे आर वेरी कॉस्टली, और उनका ट्रीटमेंट कई लाख रुपए एक एक साल में पड़ता है। उसके बहुत ही लिमिटेड सेलेक्टेड इंडिकेशंस होते हैं, तो वो तो रूटीनली नहीं यूज़ करना चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ तक फ्रैक्चर का सवाल है, फ्रैक्चर जब इस ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से एल्डरली एज ग्रुप में होता है, अराउंड 60 होता है, बियॉन्ड 60 होता है, इवन 80 और 80 के ऊपर भी पेशेंट फ्रैक्चर के साथ आते हैं। तो उसमें दो सवाल होते हैं। पहला तो ये है कि ये हिप जॉइंट के पास सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रैक्चर होता है, उसके बाद स्पाइन में होता है। तो हिप जॉइंट का फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पाइन फ्रैक्चर इतना ट्रीट करने का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। और फ्रैक्चर के लिए आपको सबसे पहले, अगर जो हिप जॉइंट का फ्रैक्चर है, कोशिश ये करनी चाहिए नेचुरल जॉइंट को प्रिजर्व करने की। दूसरी कोशिश प्रिंसिपल ये है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा कर दो। फिर तीसरा आता है सर्जरी का सवाल। बहुत से, जैसे ऊपर वाला जो बॉल टूटता है, काफ़ी ऊपर से अगर हिप जॉइंट टूटता है तो उसको जो है अगर आप फिक्स भी कर दो, मान लो 80 इयर्स की एज है, यू कैन एक्सपेक्ट कि अभी 10 साल इनकी लाइफ और है, 10-15 साल। तो ऐसे केसेस में, और फ्रैक्चर फिक्सेशन फेल्योर बहुत कॉमन है, जॉइंट को आधा रिप्लेस कर देना ही अच्छा ऑप्शन होता है। और एक फ्रैक्चर नीचे होता है, फिर जॉइंट में रिप्लेस करने में क्वेश्चन ये आता है सीमेंटेड वाला, बिना सीमेंट। तो ऐसे केसेस में सीमेंटेड वाला, जो कि बहुत सस्ता भी होता है, वो बेटर ऑप्शन होता है, और आधा जॉइंट बदलना ही काफ़ी होता है, क्योंकि पेशेंट की एज बहुत कम है। लाइक एट द एज ऑफ 80-85, 90 के पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास फ्रैक्चर के साथ। जहाँ तक नीचे जो फ्रैक्चर होता है हिप जॉइंट का ही, उसमें दोनों ही ऑप्शन, सारा कुछ सिचुएशंस को देख के, पेशेंट की ओवरऑल फिजियोलॉजिकल एज देख के, फ्रैक्चर की ज्योमेट्री देख के, वहाँ प्लेट से फिक्सेशन भी हो सकता है और जॉइंट रिप्लेसमेंट भी हो सकता है।